विनोद शुक्ला जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मनिंदर जी। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो लेट इवनिंग तक चला है, उसी पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कहा कि मतलब मैं ये कहूँ कि सबसे बेबाक मुझे उनका ये भाषण लगा और उसमें उन्होंने ये कहा कि विपक्ष हो सकता है कि दशकों तक विपक्ष में ही बैठे और फिर आने वाले दिनों में वो दर्शक दीर्घा में भी बैठे। तो एक और बात उन्होंने इसमें जोड़ी कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार। मैं समझना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री क्योंकि ही वाज़ एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट दैट टाइम। देखिए मनिंदर जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार अ, अपने आप को कोई नंबर दिया है। सामान्यतः ये काम अमित शाह का होता है। अमित शाह बता देते हैं कि हम इस प्रदेश में इतनी सीट जीत रहे हैं, यहाँ से इतनी सीट आएँगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार इस तरह की कोई बात की है और वो भी संसद भवन से। उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया और ये कहा कि हम सरकार में तो आ ही रहे हैं, लेकिन सरकार में आने के साथ-साथ हम 400 पार करेंगे अलायंस के साथ और 370 के आसपास हमारी सीट खुद की आएगी। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, दूसरा ये प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य दे रहे हैं, इसका मतलब इस पर कोई लंबी-चौड़ी एक्सरसाइज़ हुई होगी और उन्होंने एक-एक सीट का आकलन करके उस पर बताया होगा बाकी जो पार्टी के लोग हैं, अध्यक्ष और अमित शाह जी या और जनरल सेक्रेटरीज़ ने, तब उसके बाद ये नंबर निकल के आया है और ना वो उन्होंने उनकी भाषण में उसको जगह मिली। तो ये तो एक बात हो गई कि वो बहुत सोचे-समझे तरीके से ये बात अनाउंस किया गया है, एक बात। दूसरा ये कि जब आप लगातार तीसरा चुनाव जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष के लिए बड़ी खराब स्थिति होगी और वो तीसरी बार लगातार विपक्ष में होंगे और अब विपक्ष में होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो चुनाव हारेंगे, तो वो दर्शक दीर्घा में होंगे। तो ये एक तरह का तंज है। तंज उन्होंने किया है। इसको विपक्ष को समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो अलग बात है। अब विपक्ष जिस तरह की बात कर रहा है मैं एक वीडियो सुन देख रहा था कि अधीर रंजन चौधरी ने आज फिर एक बार शायद सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और सेना की काबिलियत पर, सेना के शौर्य पर। तो आपका जो गांधी नेहरू परिवार का नेता है, वो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लोकसभा में जो नेता विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल, वो प्रश्न चिन्ह लगाता है और चुनाव के समय राहुल गांधी यात्रा पर हैं, तो ये सारे दिखाते हैं कि आप कहाँ पर हैं, किस तरह की लड़ाई आप लड़ने के मूड में हैं या क्या आप चुनावी आपकी योजना रणनीति है, उसमें आप बुरी तरह से पिछड़े हुए लग रहे हैं और सारा कुछ आप करके भी कम से कम अगर प्रधानमंत्री की ही बात करें तो उनके हिसाब से 100 दिन में सरकार बन जाएगी। मतलब ये कि लगभग 30 दिन 35 दिन या 1 महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप अभी यही नहीं फाइनल कर पाए हैं कि इंडी अलायंस जो है INDIA है, उसका कौन-सा घटक दल किस जगह पर कितनी सीट लड़ेगा, कांग्रेस को कितनी सीट देने के लिए तैयार हैं। जब आप यही नहीं अभी समझौता इसी समझौते पर नहीं पहुँच पाए, तो आप चुनाव क्या लड़िएगा, चुनाव की तैयारी क्या कीजिएगा, आप जनता के पास कब जाइएगा, आपके कार्यकर्ता कब काम पर लगेंगे? ये बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद इंडिया अलायंस के किसी घटक दल के पास नहीं है। वो अभी तक सारे जो दल के बड़े नेता है जो देखिए वहां पर कोई अभी प्रवक्ता तो है नहीं। उनके यहाँ जो दल प्रमुख है वही प्रवक्ता है और उसका स्टेटमेंट ही सब जगह घूमने लगता है। तो वो जो बोल देते हैं अभी तो सारा का सारा कार्यक्रम इन सारे नेताओं का चाहे आप महाराष्ट्र में उद्धव की बात करें, शरद पवार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, वेस्ट बंगाल में
उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बात करें, इन सारे लोगों की एक ही योजना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए, और प्रधानमंत्री को टारगेट करने से कितना फायदा होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न ये जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है उनके टारगेट करने में, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए कि लगातार प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी वो बढ़ रही है, और इसीलिए वो 370 का नंबर सामने निकल के आया। एक और इसमें मुझे जो मामला दिख रहा है कि 370 पर चूंकि फैसला आ गया, जी। इसलिए जी, उन्होंने जी, जी। का नंबर दिया है, जी, जो जो जिसका चुनावी मतलब होगा। चुनाव बिल्कुल। में हर समय 370 की बात की जाएगी। वो 370 इस बात को लगातार रिपीट करेगा कि न केवल संसद में हमने 370 हटाया, बल्कि अदालत से भी उसको सही ठहराया गया। तो हम जो करते हैं वो बाकायदा प्लान तरीके से करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, और वही जो है उन्होंने अपनी बात में कहने और समझाने की कोशिश की। जी। एक और बात है, प्रधानमंत्री ने रफ्तार पर भी विपक्ष पे तंज कसा है। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पे कभी भरोसा नहीं किया, वो अपने आप को शासक मानते रहे और जनता को छोटा मानते रहे। देश के जो नागरिक थे, उनके लिए वो क्या सोचते थे? एक प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पर नेहरू जी के भाषण को भी कोट किया कि हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत नहीं है। हम इतना काम नहीं करते। जितना जापान, चीन, रूस, अमेरिका वाले करते हैं। इंदिरा गांधी भी एग्ज़ैक्टली यही सोचती थी। ये भी उन्होंने कोट किया। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या भारतीय उस समय मेहनती नहीं थे सच में? क्योंकि देश विकास कर रहा है, वही लोग हैं, वही देश है, विश्व भारत को सम्मान दे रहा है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें इसको आप एक भाग में नहीं जान सकते हैं, इसको 2-3 भागों में बाँटना पड़ेगा। पहला इसका हिस्सा ये है कि आप एक मज़दूर से कितनी देर मज़दूरी करवा सकते हैं, उसके लिए लेबर लॉ हैं। आपको लेबर एग्ज़ैक्टली। लॉ फ़ॉलो करना पड़ेगा, जो भी फैक्ट्री हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, वो कानून फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि लोग ऑफिस में 8-9 घंटे काम करते थे, वो गलत करते थे, उनको 15-16 घंटे काम करना चाहिए, एक बात। जी, दूसरा ये कि जो जो नेतृत्व है, नेतृत्व कितनी देर कितना कमिटेड है और कितने घंटे काम करता है, इसलिए कि जो पॉलिटिकल नेतृत्व होता है या जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, वो अगर मान लीजिए ऑफिस में 9 घंटे भी बैठ रहे हैं, तो वो मेंटली 24 घंटे ऑक्यूपाइड रहते हैं, ठीक है? कम से कम मोदी रिजीम में तो यही हुआ कि मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो 4 से 5 घंटे मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सोते हैं। बाकी टाइम अगर वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं भी कर रहे हैं, तो मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ ना कुछ सोच विचार करके नई-नई योजनाओं पर काम करते हैं। तो क्या नेहरू जी ये कहना चाह रहे थे कि वो मेहनती वो काम नहीं करते थे और कामचोर थे, या मेहनती नहीं थे? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि आपको सिर्फ अपने ही लोगों पर लगातार नकारात्मकता सोचनी थी, और अपने लोगों को लेकर के आप इतनी हीन भावना पैदा करते थे कि आपको चाइनीज अच्छे लगते थे, जिन्होंने आपको युद्ध में हराया। आपको बाकी लोग और अच्छे लगते थे, जो जहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जहां पर अब चाइना की अगर आप बात कीजिए तो चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं। वहां पर जिस तरह के कानून हैं, कहने के लिए कम्युनिज्म है, लेकिन वहां पर तो शोषण होता है। तो आप क्या शोषण चाहते थे? तो ये 3 बड़े प्रश्न हैं। एक ये कि मज़दूर कितनी देर काम करेगा, उसके लिए क्या आप कानून पालन नहीं करेंगे? दूसरा, क्या आप उनका शोषण चाहते थे? तीसरा, क्या आप खुद काम नहीं करते थे, इसलिए आपको इस तरह की भावनाएँ आईं और आप इस तरह की बात कहते थे कि भारत के लोग कामचोर होते हैं? अगर भारत के लोग कामचोर होते, तो केवल
मज़दूरी से लेकर के मतलब जो जिसको आप ये कहिए मैनुअल लेबर जो होता है, जो ईंटा गारा वाला काम करता है, वहाँ से लेकर के सॉफ्टवेयर प्रोफ़ेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट तक भारत के लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं और इंडियंस आर द बेस्ट डॉक्टर्स ऐसा कहा जाता है। इंडियंस बेस्ट डॉक्टर होते हैं, दे आर बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, दे आर बेस्ट इंजीनियर्स। तो आप अभी ये साबित हुआ है ना, सारे वर्ल्ड ओवर भारत वाले फैले हुए हैं। इसका मतलब ये कि ये लीडरशिप की कमी थी कि वो अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को महसूस नहीं कर पाई, अपने देश के लोगों के की प्रतिभा को इस्तेमाल नहीं कर पाई और ठीकरा इस बात का फोड़ती रही कि कामचोर हैं लोग, ऐसा नहीं है। इस बात को शायद अब चूँकि कभी उन्होंने कहा था हैं, अब वो जीवित नहीं हैं, इस पूरी परिस्थिति को देखने, सुनने, समझने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उनका असेसमेंट पूरी तरह से गलत था और कम से कम नेहरू जी के बारे में तो ये कहा ही जा सकता है कि उन्होंने जो भी असेसमेंट किया था वो गलत था, चाहे वो चाइना को लेकर के उन्होंने असेसमेंट किया था, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के उनका आकलन था, चाहे भारत के लोगों की प्रतिभा के बारे में उनका आकलन था, चाहे भारत के लोगों की क्षमता के बारे में आकलन था, चाहे भारत के लोगों की समझ के बारे में आकलन थे, पूरी तरह से गलत लगातार साबित हुए। जी। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो लूटा है, वो लौटाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो उनका डायलॉग है ना, इससे विपक्ष में लोग डर जाते हैं क्योंकि वहाँ हर चेहरा, हर घटक का जो नेता है, वो ईडी के रडार पे है। और ये जो विपक्ष है, आज भी जो लोग ईडी के रडार पे हैं, या जिस दिन कोई कार्रवाई होती है, तो ये लोग अपनी छाती पीटने लग जाते हैं। क्या कहते हैं सर? देखिए मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि जो लूटा है उसको वापस करना पड़ेगा। इसमें मुझे 2 परिप्रेक्ष्य नज़र आ रहे हैं, 2 लोग नज़र आ रहे हैं। पहला ये कि हेमंत सोरेन जो अरेस्ट हुए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के मनरेगा में जिस तरह के उनका इन्वॉल्वमेंट था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो वो हो गए। दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगातार ईडी का सम्मन जा रहा है और वो सम्मन को किसी तरह से अवॉइड कर रहे हैं। अब तक नहीं 4 जा चुके हैं, शायद 4 या 5 जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट या इमीडिएटली जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो यही है कि इन लोगों ने जो भी लूटा है उसको वसूली की जाएगी और आप अगर आप पिछले साल भर का देख लीजिए, पिछले 5 साल या 8-9 साल का देख लीजिए तो जितनी कैश वसूली भ्रष्टाचार वाली हुई है, मतलब पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में एक व्यापारी के यहाँ 200 करोड़ रुपए कैश मिला। अभी छत्तीसगढ़ में जो वसूली हुई वो लगभग 1000 2000 12-1300 करोड़ कांग्रेस के एमपी के गए यहाँ से वसूली हुई है। तो किसी व्यक्ति के पास 1000 करोड़ या 200 करोड़ कैश घर में रहना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात तो है ही है, शर्मनाक बात भी है कि आप किस तरह का पैसा और ऊपर से सफाई ये दी जा रही है कि चूँकि वो कोयले का धंधा करते थे, इसलिए बहुत सारे पेमेंट कैश में होते थे। तो भाई कैश में पेमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी? जब आपका धंधा लीगल है, तो आप उसको बैंक के थ्रू पे कीजिए। आपको मज़दूरों की सैलरी देनी है, तो आप बैंक से लेके आइए मज़दूरों को इतना पैसा देना है अगर वो कैश चाहते हैं और आजकल तो कोई मज़दूर ऐसा नहीं बचा हुआ है, जिसका अपना अकाउंट नहीं हो। सब छोटा से छोटा व्यक्ति यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, भीम ऐप इस्तेमाल कर रहा है और जो-जो भी पेमेंट के गेटवेज़ हैं, सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कहना कि अ, पैसे न इस तरह से देने थे या कैश रखना था, तो ये सारा कुछ जो है ना सारा जो गोरख धंधा है, ये उसी का हिस्सा है। और मुझे अभी जो समझ में आ रहा है वो यही है कि ये जो 2 बड़े
नेता हो गए हैं, एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के, दूसरे सोरेन। इनसे पैसा वापस निकालने की बात है और वो ईडी के थ्रू निकालेंगे। जी। आपने बात की है हेमंत सोरेन की, तो झारखंड की तरफ रुख करते हैं सर। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। देखिए स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें हेमंत सोरेन जी ने आज वो ये ज़िक्र कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने आज विधानसभा में बड़ी मार्मिक बात कही, हम जंगल से बाहर आए हैं और इसके बराबर में बैठ गए हैं तो कपड़े मैले हो गए हैं, ब्ला-ब्ला इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। अब ये महाशय क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हेमंत सोरेन के विक्टिम कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने आज राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन के साथ मुलाकात भी की है। नहीं देखिए, ये बात, इस तरह की बात राहुल गांधी जरूर करेंगे। राहुल गांधी किसी भी तरह से इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री को या बीजेपी को कटघरे में खड़ा कराया जा सके। और ये उसी का नतीजा है, ये उसी का हिस्सा है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम आदिवासी, ऐसा थोड़ी है कि पहले हेमंत सोरेन पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता पैसे लेते हुए, पैसे लेकर के नरसिम्हा राव की सरकार, उनकी पार्टी, ये सारे लोग लेन देन किए हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये पहली ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार इस तरह का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। ये निश्चित तौर पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी या कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। उनके पास अपना कुछ ऐसा है नहीं जिसकी बात करके वो जनता के पास जाएं, जनता के समक्ष अपनी बात रखें। उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से मोदी को टारगेट किया जाए और ये बताया जाए कि मोदी सबको विक्टिमाइज कर रहे हैं। लेकिन भाई उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा और जनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तो वो बात समझ में आएगी। आपकी बात जनता न स्वीकार कर रही है, न जनता को समझ में आ रही, इसलिए कि आपके पास आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। आप चीज़ों को झूठ की तरह झूठ परोस रहे हैं लोगों को, इसलिए कि इसमें कदापि सच्चाई नहीं है। कोई कारण नहीं है। झारखंड का, जब से झारखंड राज्य बना है, तब से वो भ्रष्टाचार के लिए ही जाना जाता है। मधु कोड़ा जैसा व्यक्ति एक एमएलए होकर के मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद उस पर हजारों हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला आता है और वो जेल जाता है। तो ये वहाँ की परंपरा है, वहाँ सरकार गिरती आई है लगातार इन्हीं सब कारणों से। भ्रष्टाचार वहाँ के नेता आकंठ डूबे हुए हैं। और उसमें अगर राहुल गांधी हेमंत सोरेन के साथ या लालू के साथ या अब वो आम आदमी पार्टी के साथ भी उनकी नजदीकी आ रही, अगर ये इन लोगों के साथ बैठते हैं, इनके साथ नजर आते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कौन स्वीकार करेगा? आप इस बात पर लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं कि वो अंबानी अडानी के साथ मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप कन्विक्टेड लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, या जो लोग जेल में हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं, या जो लोग जो सस्पेक्ट हैं, जिनको लगातार ईडी सम्मन कर रही है। तो आप सोचिए कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आपको कहाँ ये राजनीति लेकर के जाएगी। जी। एक और बात है, चंपई सोरेन जो है आज फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं सर। लेकिन सोचने की बात ये है कि कितने दिन तक पास रहेंगे, क्योंकि उनके घर में ही काफ़ी अ, मजीदे फैले हुए हैं। उनके जो पहले वो अपनी पत्नी को इसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर घर में जब विवाद हो गया, तो उसके बाद फिर अब चंपई सोरेन का नाम आ गया। क्या कहते हैं सर? कितने दिन का देखिए, इनकी सरकार देखते हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए कि चंपई सोरेन की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है, कोई जानता है। वो सबसे ज़्यादा बार के 7 बार के एमएलए हैं, इसलिए उनको वरिष्ठता के कारण बना दिया गया है और अभी जो तुरंत फौरी तौर पर जो क्राइसिस है, उसको अवर्ट किया गया है, उसको अवॉइड किया गया है। ये इसके सीधे तौर पर इसको इसी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन ये कहना कि ये लंबे समय तक चलने वाला मामला है, वो थोड़ा-सा डाउटफुल है, इसलिए कि सबको साथ लेकर चंपई सोरेन चल पाएँगे कि नहीं चल पाएँगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और चूँकि चुनाव लोकसभा के नज़दीक आ रहे हैं, अलायंस को लेकर के अभी कुछ आईएनडीआईए का कुछ हो नहीं पाया है और उसके कुछ न बाद ही फिर लोकसभा के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो उन सब के दृष्टि से कितना चंपई सोरेन कामयाब हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, वो एक बड़ा प्रश्न है। तो अभी वो निश्चित तौर पर चाहे उन्होंने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन कितने दिन तक बचा पाएँगे इसलिए कि लोग टूटना शुरू हो जाएँगे। लोग कमज़ोर नेता होने पर दबाव बनाते हैं, बहुत सारा ब्लैकमेलिंग होती है। अ, चूँकि हेमंत सोरेन और उनके पिताजी का एक अपना अलग प्रभाव है झारखंड की राजनीति में, इसलिए वो सस्टेन कर पाते हैं, कर पाए। लेकिन चंपई सोरेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, इसमें मुझे थोड़ा-सा संदेह है। लेकिन अगर कर जाते हैं तो अच्छी बात है, सरकार चल जाएगी, टिक जाएगी, मिड टर्म का चक्कर नहीं होगा। और उसके बाद किस तरह के परिणाम विधानसभा के बाद आएँगे वो देखने वाली बात है और दूसरा इस बात पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हेमंत सोरेन का इस दौरान क्या होता है? उनको ज़मानत मिलती है या क्या होता है? और फिर वो वापस अपनी कुर्सी की दावेदारी करते हैं अगर उनको ज़मानत मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे और देखते हैं ये किस तरह से अनफ़ोल्ड होता है। जी। झारखंड को हमने टच किया है तो हेमंत सोरेन की भी बात करते हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी में राजभवन के शामिल होने की भी बात कही है और ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। आप क्या मानते हैं ये उनके अंदर का डर है या कि वो अपनी आदत से मजबूर हैं? क्योंकि राजभवन का नाम लिया है उन्होंने। देखिए अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको कहीं न कहीं तो किसी न किसी पर तो ठीकरा फोड़ना हो ही होता है ना भाई। अब कोई ये थोड़ी कहेगा अगर उसकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार को लेकर के होगी, ये तो कहेगा नहीं कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। कहीं न कहीं किसी न किसी को इन सब के लिए दोषी तो बताएगा ही। अब उस स्थिति में गवर्नर या राजभवन ही ऐसा है जिसको आप सीधे तौर पर दोषी बना सकते हैं, दोषी ठहरा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के उतना ही मामला है। उसको स्पष्ट भी करना पड़ेगा कि कहाँ से राजभवन दोषी है, क्या राजभवन ने ऐसा किया और क्या राजभवन अदालत को भी प्रभावित कर सकते हैं जहाँ आप जाइएगा और आपको ईडी की कस्टडी 5 दिन, 4 दिन की मिली है, तो उसको कैसे प्रभावित कर लेते हैं राजभवन या कोई और नेता। तो अदालत पर तो सबको भरोसा रखना पड़ेगा और आपका अगर केस मजबूत है, आप में भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है, तो अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, निश्चिंत रहना चाहिए। जी। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क उन्होंने खुद ही ये वाली बात कही कि मुझे ईडी ने कोर्ट के थ्रू चूँकि वो आज सदन में बात कर रहे थे, तो उनको ये कहा गया था कि आप ना तो मीडिया से बात करेंगे, ना ही आप सदन में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने करीब 19 मिनट बात की और उन्होंने जो उनके मन का गुबार था सब निकाला कि मैं आदिवासी हूँ, यानी कि मतलब फुल्ली मतलब वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। तो नहीं दे क्या उनको बोलना चाहिए था? एक तो ये बात है, दूसरा ये कि वो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे थे वहाँ। देखिए, अगर अदालत ने उनको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप ना मीडिया से बात कीजिएगा, ना विधानसभा में बोलिएगा, तो ये अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन भाई लालू भी तो जमानत पर हैं और सारी राजनीति कर रहे हैं।
तो ये तो बहुत आसान सा मामला हो गया है पॉलिटिशियंस के लिए, डिफाई करना इंस्ट्रक्शंस को अदालतों को। और फिर वो अगर सख्ती उन पर होती है तो उसको फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। तो ये सारी बहुत यूजुअल चीजें हैं, इसमें कोई नया नहीं है। और ये लगातार पॉलिटिशियंस करते रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा है, उनको बचना चाहिए था इन सब चीजों से, लेकिन नहीं बचे, तो ये भी उनकी चॉइस है। नहीं, इस पे उन्होंने खुद ही ये बात बोली, आपने अगर वो भाषण उनका सुना हो, अ, झारखंड विधानसभा में जो आज उन्होंने बोला है, उस उन्होंने कहा कि मुझे ईडी ने कहा कि आप मीडिया के साथ नहीं बात करेंगे, आप सदन में बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको इस तरह का इंस्ट्रक्शन खुद है, उसके बाद भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो जान रहे हैं कि वो डिफाई कर सकते हैं, अदालत को वो डिफाई कर सकते हैं, इसलिए कि अगर फिर उन पर सख्ती होगी तो विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस इस तरह के कदम उठा सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर उन पर सख्ती होगी तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है, और ये भारतीय राजनीति में लंबे समय से होती रही है। इसीलिए मैंने लालू प्रसाद का उदाहरण दिया। लालू प्रसाद यादव अ, जी, जी। हाँ, वो कन्विक्टेड नेता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उनका बेटा उप मुख्यमंत्री है। जी। इसीलिए उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी थी। तो हुँ, हुँ। ये उसी तरह की राजनीति में पड़े हुए लोग हैं। इनको जी, जी। इस बात का कोई ना शर्म बात तो नहीं होगी, लेकिन इस बात का इनको कोई भय, डर या गुरेज है कि ये कानून को तोड़ें, फिर इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं अदालत के द्वारा उसको न माने, और जब अदालत सख्ती करे तो विक्टिम कार्ड खोले। ये बहुत सामान्य सी बात है। चलते-चलते सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ। गज़वाए हिंद का ख्वाब देखने वाले मौलाना अज़हरी गिरफ्तार हुए, तो उसपे चीनी मीडिया बहुत हल्ला-गुल्ला कर रहा है और इसके साथ ही जो मुल्ला मौलाना है, उनके पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। क्या कहते हैं? नहीं देखिए, ये गजवाए हिंद वाला मामला जो है ना, ये न, बढ़ भी रहा है, और थोड़ा सा मौलाना लोग जो मासूम लोग हैं उनकी कम्युनिटी के, उनको भड़काने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। गजवाए हिंद एक बड़ी थ्रेट है, एक बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए। उसके प्रयास लगातार हो रहे हैं, और वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब उसमें कोई नया नहीं है। वो प्रयास लगातार जारी हैं, चेहरे खाली जाते हैं। आज से 100 साल पहले कोई और था, उससे 100 साल पहले कोई और था, उससे 100 साल पहले कोई तलवार लेके आया था। हैं? कुछ ऐसे लोग थे जो छाप तिलक सब चीनी करते थे। जी, तो जी। अलग-अलग तरीके थे गजवाए हिंद करने के। तो वो प्रयास तो लगातार हैं, लेकिन इस डेमोक्रेटिक सेटअप में आप गजवाए हिंद, अब जो पीएफआई का गजवाए हिंद का प्रोजेक्ट था 2047 तक उसको पूरा कर देना था। तो वो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नई व्यवस्था में मोदी के उसमें इस तरह की घटनाओं या इस तरह की जो गलतफहमी कुछ लोग पाल के रखे हुए हैं, अ, वो इन सब गिरफ्तारियों से ज़रूर दूर होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे और मामले हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं अ, जिन पर लोग डरते हैं बात करने से, इसलिए कि फिर वो सर्तन से जुदा वाली बात होने लगती है। जी, जी। तो इसलिए इसलिए लोग बचते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है खतरा कि गजवाए हिंद वाला, ये तो मैंने जैसा कहा कि ये इसका इसका खाली प्रक्रिया या तरीका बदलता गया है। अब नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो भाषण देना, इंस्टिगेट करना, ये तो उन गरीबों को, मज़लूमों को
आप अपराधी बना रहे हो, जिनको आपको शिक्षा देने की ज़िम्मेदारी है। आप उनको इंस्टिगेट कर देते हो और वो तोड़-फोड़ करते हैं, फिर वो कानून के नज़र में अपराधी बन जाते हैं और आप बड़े नेता बन जाते हो और आपकी कमाई बढ़ जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अभी कम से कम जो जो लोग कर रहे हैं, वो पता नहीं लग रहा है। वो बहुत धीरे-धीरे कन्वर्ज़न का एक बड़ा रैकेट है, वो धीरे-धीरे करते हैं। हालाँकि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी आ गया है। तो वो एक दूसरी डिबेट है। जो जिन लोग गिरफ्तारी के बाद जो लोग पुलिस थाने का घेराव किए थे, उनको पुलिस ने जी, जी। खदेड़ा भी। तो पुलिस जी। अब पहले जैसा अपीज़मेंट वाला नहीं है मामला, वो एक्सेप्ट नहीं करे होगी अपीज़मेंट वाली राजनीति, उसका ज़माना समय निकल गया है। अब जी। आप अपीज़मेंट की बात नहीं कर सकते हैं, आपके अधिकार जो हैं सरकार के स्तर पर वो आपको मिल रहे हैं, उसमें कोई समझौता नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप धमकी दे करके अपनी बात अब नहीं, इस सरकार में नहीं मनवा सकते हैं, धमकी दे करके और ये कह कर के कि हम ये ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, ये अब नहीं होने वाला है। इसको ना होने वाला है, ना इसको स्वीकार किया जाएगा, कोई करेगा। कम से कम मौजूदा सरकार तो धमकियों से नहीं डरती है, ना स्वीकार करती है। आपने सही कहा मौलाना अज़हरी को लेकर के अ, सोमवार सुबह से ही काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इसको बाकायदा जो है एक लेसन देने की कोशिश है सरकार की। सर आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे चैनल के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत जय धन्यवाद भारत। मंजूर जी, आपने